नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम सॉल्व करेंगे अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 26 नवंबर 2023 का जनरल स्टडीज का ये पेपर है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके प्रश्न जो है आरओ में आ सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आयोग अब पूछने लगा है। तो सेट बी ये है, इसको हम हल करेंगे। सेट बी है ये। भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष में स्वीकृत किया गया? पहला प्रश्न है। तो नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन जो है जून 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका क्रियान्वयन जो है केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय करता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती हैं? तो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करने वाली फसलें जो होती हैं जल गहन फसलें कहलाती हैं, जिनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो दिए गए जो उत्तर हैं गेहूं, मोटे अनाज, मक्का और ज्वार, चावल और गन्ना, चावल और मक्का, इन दिए गए उत्तरों में चावल और गन्ना जो है जल गहन फसलें हैं, ये सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं। अगला प्रश्न जो है, बांज जो उत्तराखंड में बहुतायत से पाया जाता है उच्च हिमालयी क्षेत्रों में या उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, बांज एवं चेस्टनट जो है इसे पांगर भी कहा जाता है, निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो ये जो है हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वनों की प्रजातियां हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की एक नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल जो है वो फसलें होती हैं जिनको बेचकर तुरंत और अच्छा लाभ मिलता है। तो गन्ना, कपास, जूट जो है नकदी फसलें हैं, और कॉफ़ी है जैसे या कोको है, ये सभी नकदी फसलें हैं। लेकिन गेहूं जो है वो एक खाद्य फसल है, ये नकदी फसल नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप में मिलती है? तो काली कपासी मिट्टी जो है व्यापक रूप में वो महाराष्ट्र में मिलती है। बी आंसर हो जाएगा। चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री हिल्स कहा जाता है। नवा प्रश्न जो है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो मिजोरम जो है इसका आंसर हो जाएगा। 91.33% यहाँ की साक्षरता दर है। अगला प्रश्न 10वां, निम्नलिखित देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है? तो बांग्लादेश जो है ये भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। 11वां प्रश्न है, 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो राजा चलैया जो थे कर सुधार समिति के अध्यक्ष थे। सुरेश तेंदुलकर या एस तेंदुलकर समिति जो है 2005 में गठित थी। ये गरीबी के आकलन के लिए गठित थी। कहीं और पूछा जा सकता है गरीबी आकलन। अगला प्रश्न जो है 12वां, जीएनपी जीडीपी के अंतर को क्या कहते हैं? तो देखिए जीडीपी जो होता है, जीएनपी जो होता है ये देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय होती है। अर्जित आय, ये आय जो होती है आपकी, इसमें जो इंक्लूड होती है विदेशों से प्राप्त आय भी होती है जीएनपी में। जीडीपी में जो देश की सीमा रेखा जो होती है, आर्थिक सीमा के भीतर जो अर्जित आय होती है, आर्थिक सीमा रेखा के भीतर जो अर्जित आय होती है वो जीडीपी कहलाती है। इसमें वो आय भी इंक्लूड होती है जिसमें जो विदेशी हमारे देश में अर्न करते हैं। तो शुद्ध विदेशी आय से मतलब ये है कि हमारे देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और बाहर के निवासियों द्वारा यहाँ अर्जित आय, उसके अंतर को विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहते हैं। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा जीडीपी और जीएनपी का अंतर जो हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हो जाएगा। डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर जो है पुरानी जलोढ़ से निर्मित होता है और खादर जो होता है वो नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो लगभग 97,000 के आसपास जो नदी बेसिन है वो नर्मदा का है, कावेरी का 81,000 के आसपास का है, और तापी इसका लगभग 65,000 के आसपास, और महानदी का जो है 1,41,000 के आसपास का बेसिन का साइज है। किलोमीटर स्क्वायर में सभी है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, महानदी। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रदर्शित करता है। तो कोपेन ने जो कोपेन थे वो एक जर्मन मौसम वेता थे, व्लादिमीर कोपेन इनका नाम था। इन्होंने 1900 में जलवायु का वर्गीकरण किया और 5 भागों में जलवायु को बांटा, ABCDE। ABCDE, ए उष्णकटिबंधी, बी शुष्क, सी शीतोष्ण, डी महाद्वीपीय या शीतल हिमवन, और ई ध्रुवी। और ऐसे ही इनको उप क्षेत्रों में बांट दिया, FMWS। एफ यानी कि शुष्क मौसम के न होने को, एम मानसून जलवायु, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु और या सूखी सर्दी सवाना, और एस जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु। तो उसका जो आंसर हो रहा है AW, यानी कि ए से मीन्स है उष्णकटिबंधी, और डब्ल्यू जो है वो दर्शाता है सूखी सर्दी सवाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। डिटेल में बताने में समय अधिक लग जाएगा, तो इसका आंसर जो है बी है। अगला प्रश्न है 16वां, निम्न में से किस वर्ष में भारत की प्रथम जनगणना आयोजित की गई थी? तो 1872 में भारत की प्रथम जनगणना की गई, और उस समय नियमित रूप से नहीं होती थी, लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। 7वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो प्रतिशत इसमें उड़ीसा में लगभग 22.85% ST रहते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिसे कहा जाता है ST। मध्य प्रदेश में 21.09% है कुल जनसंख्या का। राजस्थान में 13.48, और छत्तीसगढ़ में 30.62, यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा SC परसेंटेज है जनसंख्या के हिसाब से। डी आंसर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा, वैसे लद्दाख में पड़ता है, हल्का सा इलाका जम्मू कश्मीर से भी टच होता है, तो जोजिला इसका आंसर होना चाहिए। राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो राजा भोज जो हवाई अड्डा है वो भोपाल में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है? तो कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित जो है वर्धा समिति, नीति आयोग, कृषि सेवा आयोग, भारतीय जनगणना विभाग। देखिए इसमें ये इसका आंसर जो होगा नीति आयोग होगा। राष्ट्रीय पोषण रणनीति 2017 पोषण रणनीति 2017 में जो विजन प्रकाशित किया गया था, तो उसमें पोषण मुक्त भारत अभियान या कुपोषण मुक्त भारत के संबंध में नीति आयोग ने चर्चा की थी, और 2022 तक कुपोषण मुक्त बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। तो नीति आयोग इसका आंसर होगा, क्योंकि अलग अलग जो आंसर्स आपको साइट्स में मिलेंगे अलग अलग मिलेंगे, तो लेकिन इसका जो सही आंसर है नीति आयोग है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो 10 सितंबर 2023 को पारित किया गया, 2013 को। इसमें 15,000 तक की आय वाले सभी व्यक्तियों को यूनिट के हिसाब से राशन देने का प्रावधान किया गया। निम्न में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? तो हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी, इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो कश्मीर घाटी होना चाहिए, या दून घाटी इसका आंसर होना चाहिए। थोड़ा सी कन्फ्यूजन है, श्योर मैं नहीं हूँ, लेकिन दून घाटी या कृषि घाटी कश्मीर में ज़्यादा इसमें आंसर मुझे लगता है कश्मीर सही होना चाहिए, बी ऑप्शन।
उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किस में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सभी जानते हैं उत्तरकाशी में होता है, तो उत्तरकाशी इसका आंसर होना चाहिए। निम्न श्रेणियों में से कौन एक ट्रांस हिमालयन श्रेणी नहीं है? जास्कर, काराकोरम, कैलाश, ये सभी ट्रांस हिमालयन श्रेणी है। पीर पंजाल, ये ट्रांस हिमालयन श्रेणी नहीं है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्न राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, तो इसमें मणिपुर सम्मिलित नहीं है। केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला CGAL, सेंट्रल ग्रेन एनालिसिस लेबोरेटरी कहाँ है? तो ये 1945 में स्थापित हुई थी। ये जो है जामनगर, नई दिल्ली में स्थित है। सी इसका आंसर हो जाएगा। किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लेटराइट मिट्टी जो है ज़्यादा पाई जाती है, बाकी गंगा के मैदान से लगे हुए जो भाग हैं वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होती है। रंधावा ने भारत को कितने बृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? तो 5 कृषि प्रदेशों में रंधावा ने विभक्त किया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की थी। देखिए इसमें आंसर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 1960 में KL राव ने की थी, लेकिन अगर यहाँ पर सन दिया है 1974 तो कैप्टन डीन शाह इसका आंसर होगा, क्योंकि 1974 में कैप्टन डीन शाह ने नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की थी। 1974 के हिसाब से कैप्टन डीन शाह इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन है? कई लोग ये सोच रहे होंगे एस सोमनाथ, लेकिन जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो P वीरुमुथेविल थे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर जिप्सम में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है? कई बार पूछा गया है। सिलिकॉन जो है ये कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है। समाचारों में दिखी गई V2X तकनीक संबंधित है, तो ये जो है V2X का मतलब होता है व्हीकल टू एवरीथिंग। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे जो गाड़ियां हैं वो आपस में कितनी दूरी पे हैं, उनकी डिस्टेंस क्या है, पीछे कौन सी कैसी कितनी दूर पे गाड़ी है, या गाड़ियों के बीच में एक संचार की एक तकनीक है, इसे व्हीकल टू एवरीथिंग करके भी बताया गया है। ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है। इसका आंसर जो होगा बी होगा, V2X। कई लोगों ने कंप्यूटर ग्राफिक्स भी इसका आंसर लगाया होगा, लेकिन ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है, रडार का पूर्ण अभिरूप क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कभी कभी क्या होता है, हिंदी के जो उत्तर होते हैं समझ में कम आते हैं, तो आप इंग्लिश रूपांतर भी उसका देख सकते हैं, क्योंकि पेपर जो होता है बाइलिंगुअल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। इसमें कंट्रोवर्सी यह है कि टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों होता है। हालांकि आंसर जो है इस परिप्रेक्ष्य में सबसे जो सही आंसर होगा वो ये टच स्क्रीन होगा, लेकिन ये इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फायरवॉल का जो उपयोग होता है टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। भारत में आधुनिक कृषि के जनक MS स्वामीनाथन है, हरित क्रांति के जनक भारत में। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है, हाल ही में इनका निधन हो गया था। बी इसका आंसर है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? तो यूनिवर्सल गेट जो होता है NAND एंड NOR गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी का उपयोग जो करता है टैपवर्म या फीताकृमि करता है। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? पहले पूछा गया प्रश्न है। तो
इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूज होगा अभ्यर्थियों को, ईंधन गीला है या ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। तो ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता तो वो कार्बन छोड़ता है, तो ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा है, इसका आंसर होगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन यानी कि बडिंग द्वारा एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है? प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, अमीबा। अमीबा में जो जनन होता है अलैंगिक वो बाइनरी फिजियन से होता है। अमीबा जो होता है दो पार्ट्स में टूट जाता है, ऐसे दो पार्ट बन जाते हैं, बाइनरी फिजन कहा जाता है। यीस्ट जो होता है इसमें बडिंग द्वारा या मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी यीस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न, ओजोन परत द्वारा किन हानिकारक किरणों का अवशोषण होता है? तो ओजोन परत, इसके द्वारा पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, बी आंसर हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा का उत्पन्न होना, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल मोटर का उल्टा होता है। मोटर में लाइट से जो मोटर होती है वो घूमती है, लेकिन चुंबक और कुंडली की आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में जो धारा उत्पन्न होती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय नहीं हो सकते हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं? कोयला, जैव भार, सूर्य का प्रकाश और पेट्रोलियम। तो इसमें कोयला जो है नवीकरणीय नहीं हो सकता है और पेट्रोलियम, यानी कि पहला और चौथा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्यूबलाइट में चोक का उद्देश्य जो होता है वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए। चोक आपने सुना होगा गाड़ियों में भी होता है, जब गाड़ियाँ ठंडी होती हैं तो चोक का इस्तेमाल किया जाता है, और ट्यूबलाइट में चोक का जो वोल्टेज होती है उसको क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए चोक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपण इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन इज मोस्ट वाइडली यूज टू कंट्रोल, यानी कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का उपयोग व्यापक रूप से किसके नियंत्रण में किया जाता है? इसका उपयोग वैसे एयर पॉल्यूशन में किया जाता है। इसमें ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको के नियंत्रण में होता है। तो छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं PM10 और PM2.5 इसमें दिया गया है। PM10 नहीं होगे मेरे ख्याल से, इसका आंसर जो होना चाहिए PM2.5 होना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई और आंसर है तो आप कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं? तो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, इसमें मटर होगा आंसर। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए? तो वैक्यूम ट्यूब्स, डायोड इसके बाद जो आए थे वो तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट या IC का यूज किया गया था, ये थर्ड जनरेशन, बी इसका आंसर हो जाएगा। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या FTP का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में की थी। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 25 जून 1967 को रामनगर में। ये जो है दया कृष्ण पांडे ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये संस्थापक थे DK पांडे ने रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की थी। ये परीक्षावाणी से आया हुआ प्रश्न है। डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? देखिए इसमें थोड़ा सी कंफ्यूजन हो रहा होगा वहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको। अनुसूचित जाति या दलित जो है SC में आते हैं, लेकिन जो बुक्स में दिया है तो दलितों से संबंधित ही आंदोलन था, तो डी इसका आंसर माना जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई? पंडित नैन सिंह रावत। पंडित की उपाधि नैन सिंह रावत को दी गई थी। खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो राधा बहन इसका आंसर हो जाएगा। कतुरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता का केंद्र कहाँ था? तो कतुरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र जो था वो जोशीमठ में था।
अगला प्रश्न, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जगत चंद्र को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। चंद्रवंशी 1708 से 1720 का इनका कार्यकाल रहा। कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो ये जोगामल शाह के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। इसमें देखिए भवानी शाह, कीर्ति शाह, फतेह शाह, ये जो सभी हैं पंवार वंशी हैं, तो ये तो गोरखों का बंदोबस्त करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। जोगामल शाह जो है इनके नेतृत्व में प्रथम भूमि बंदोबस्त गोरखों ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा की नहीं है? देखिए परीक्षावाणी में मैंने इसमें जो देखा और इसका आंसर थोड़ा सी मुझे कंफ्यूजिंग लगा। अपना पराया जो है थारू लोग सगाई की रस्म को कहते हैं। बात कट्टी जो है जब शादी की बात फिक्स हो जाती है, यानी कि डेट फिक्स हो जाती तब। और चाला जो होता है स्थायी रूप से लड़की जो है, स्थायी रूप से लड़की जब आती है लड़के के घर, लड़की जब लड़के के घर आती है उसे चाला कहते हैं, ये भी है। और पक्की पौड़ी यानी कि विवाह पक्का होने पर पक्की पौड़ी। तो मुझे थोड़ा आंसर इसका कंफ्यूजिंग लगा, इसमें बोनस मार्क हो सकता है जहां तक मैं समझता हूं। आप कमेंट जरूर करिए अगर आपको इसका आंसर कुछ और लगता है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा परीक्षावाणी में उसके अनुसार इसका आंसर कंफ्यूजिंग है, तो बोनस मार्क मिल सकता है। अगर परीक्षावाणी का जो दिया गया आंसर है उसको सही माने तो ये बोनस मार्क का जो है हकदार है प्रश्न। फिर भी आप अपना कमेंट जरूर करें, कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो हम उसको दूर करेंगे, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? देखिए धागुला हाथ में पहना जाता है, और गोखले जो हैं वो बाजू में पहने जाते हैं। पौंच की कलाई या हाथ में पहनी जाती है। मूर्खली जो है ये कान में पहनी जाती है। मूर्खली, मुनड़ी, मुर्खी अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका नाम होता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाते हैं ठुलखेत कहे जाते हैं इन गीतों को ठुलखेत। बी। और देवीधुरा के प्रसिद्ध बगवाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करता है? इसमें चार खाम होते हैं, लमगड़िया, चम्याल, बालिग और गढ़वाल। तो लटवाल जो होते हैं इसमें सहभाग नहीं करते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर है? तो राहु का मंदिर जो है डांगसेरा पैठानी, ये इसका आंसर है। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। कालसी देहरादून में है। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो पुलिंद राजा सुबाहु है इनकी राजधानी श्रीनगर थी। राजधानी श्रीनगर थी, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गढ़वाली ठाट कहानी के लेखक कौन है? गढ़वाली ठाट कहानी के लेखक सदानंद कुकरेती हैं। अगला प्रश्न, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? लोकरत्न पंत गुमानी का वास्तविक नाम था। निम्न में से कौन सा एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र जिसमें हवा का प्रयोग होता है, भकोरा, रणसिंगा, नापखनी, ये सभी सुशिर वाद्य यंत्र हैं, लेकिन विनाई जो है वो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? इसमें मुझे थोड़ा सी डाउट है क्वेश्चन में, क्योंकि मैं इसका कहीं मैंने पढ़ा है, लेकिन ये इसका सही आंसर क्या है ये थोड़ा सी डाउटफुल है। हो सकता है इसका आंसर ए हो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। तो इसका आंसर आप भी कमेंट में अगर कहीं मिलता है तो सोर्स के साथ पोस्ट अवश्य करें। काफी बारीक प्रश्न यहाँ पर आयोग ने पूछा है। उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया? 50% रिजर्वेशन महिलाओं को पंचायतों में 2008 में दिया गया था उत्तराखंड में। वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरत को देखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1864 में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी? तो जर्मनी इसका आंसर है, डी। अविभाजित उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो 22 सीटें थी।
जो उत्तराखंड के विधानसभा में 22 सीटें एमएलए की और उस समय 9 सीटें जो विधान परिषद की सीटें थी वो उत्तराखंड के पाले में आई थी। लेकिन उत्तराखंड में एक सदनी विधानसभा है, तो 22 विधानसभा सदस्य जो थे अविभाजित उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की ओर से थे। उत्तराखंड के क्षेत्र में जो सम्मिलित क्षेत्र है उसमें 22 थे। वर्तमान में 70 हैं, आप सभी को पता है। एंग्लो इंडियन का प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम है। तो नगर निगम जो है श्रीनगर है। ये पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाला प्रथम नगर निगम है। कुमाऊं वाटर रूल्स जो है 1917 में इनका सूत्रपात हुआ था, बाद में दोबारा आए थे। दिए गए ऑप्शंस में इसका आंसर जो होगा 1917 होगा। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता था, तो मिजाड़ी कर लगाया चमड़े की वस्तुओं पर। अलग अलग प्रकार के कर गोरखों ने अपने शासनकाल में लगाए थे कुमाऊं में। अगला प्रश्न है, ट्रेल के द्वारा 1833 में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई? अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति ट्रेल ने की थी। डबल लॉक सिस्टम ट्रेल के द्वारा लाया गया। सैयद जागर में परिलक्षित होता है। सैयद जागर, इसमें कबीर पंथ, हिंदू मुस्लिम एकता, सैद्धाली पांडुलिपि। तो ये दो ऑप्शन मुझे लगता है यहाँ पर इसमें सही होने चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन भी सही होगा क्योंकि आंसर यह सभी है। तो डी इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए। गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? ये पातीराम ने लिखी। पातीराम अधिकतर अंग्रेजी में पुस्तकें लिखते थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री। लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसका आप इंग्लिश अनुवाद भी देख सकते हैं, एमबीटी इसको कहा जाता है। उससे सुविधा पड़ेगी क्योंकि बाइलिंगुअल में पेपर है, हिंदी में कुछ चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, तो उसको इंग्लिश में आप देख सकते हैं। तो ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट है? तो मिलम ग्लेशियर से गोरी नदी निकलती है। अच्छा, पहले दूसरा 83वां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो ये चाहिए, हाँ, पहले प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया है? तो मसूरी सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला नगर है। उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट है? तो मिलम है, यहाँ से गौरी गंगा का ये स्रोत भी है मिलम। निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो 1830 में चाय उत्पादन उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है? तो खुरपाताल जो है नैनीताल में, आप जानते हैं। मैग्नेसाइट फैक्ट्री बागेश्वर में है, आपको पता है। डोलोमाइट चूना पत्थर का ही तो यहाँ नहीं पाया जाता। सिलखड़ी इसका आंसर होना चाहिए। श्योर आंसर अगर आपको लगता कुछ और है तो आप कमेंट में जरूर पोस्ट करें। निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में कौन टोंस नदी से संबंधित है? तो खोदरी जो परियोजना है वो टोंस नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? तो वो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ है। अल्मोड़ा जो है पूर्णतः आंतरिक जिला है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी 4 आंतरिक जिले। निम्न में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पर चौखंबा, इसकी हाइट जो है 7,138 है। ये सबसे ऊंची चोटी है दिए गए ऑप्शंस में। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में नहीं है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति जो है 2011 में लागू की गई। कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र में बोरेक्स का आयात किया जाता था? तो बोरेक्स का आयात जो है तिब्बत से किया जाना चाहिए क्योंकि 1962
के युद्ध से पहले कुमाऊं के जो लोग थे, विशेषकर भोटिया जनजाति के लोग, वो तिब्बत से व्यापार करते थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो बलभद्र सिंह नेगी को इसका श्रेय जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित है? तो बाल भिक्षावृत्ति से संबंधित ये अभियान है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना या होम स्टे विकास योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ये प्रश्न जो है पर्यावरण पर्यवेक्षक में ही पूछा गया था। ये योजना 2018 में स्टार्ट की गई, उसका आंसर था, हमने सॉल्व भी करवाया था। तो पहला ऑप्शन जो है सही नहीं माना जाएगा उस हिसाब से, तो पहला ही आंसर सही नहीं है, बाकी ऑप्शन इसके सही ही है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारक मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन LPCD क्या है? तो लीटर पर कैपेसिटी डेली। तो अर्बन एरियाज में 135 लीटर है लगभग, इसका आंसर डी है। निम्न में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? तो आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद इसका आंसर होगा। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, इसका आंसर जो है कमिश्नर एंड सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड है। चाहे तो आप इसको नेट में सर्च कर सकते हैं। उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम कब लागू की गई? ये अक्टूबर 2021 में लागू की गई। MSME मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल रूम की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो सिडकुल सितारगंज में स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कृषि व्यवसाय विकास केंद्र ग्राम्या 2 के योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाग में स्थापित किया गया है? थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन नाचनी जो है इसका आंसर होना चाहिए। अगर कोई नाचनी वाले ये देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर करें कि ये पिथौरागढ़ प्रभाग में कृषि व्यवसाय विकास केंद्र यहाँ पर स्थापित है या नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड बजट 2023-24 में ऋण भुगतानों को छोड़कर अनुमानित कुल व्यय कितना है? तो 70,407 करोड़ का जो बजट था उसमें ऋण भुगतानों को छोड़ के जो अनुमानित व्यय था वो था 66,179 179। भारत के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड की रैंक क्या थी? 7वीं रैंक थी उस समय। काफी पहले का करंट अफेयर पूछा है। उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया? तो भारत चीन युद्ध 1962 के बाद जो उत्तराखंड और तिब्बत के बीच जो व्यापार होता था, जिसे भूटांतिक व्यापार भी कहा जाता था, इसको भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो IDPL ऋषिकेश सही है, BHEL भेल हरिद्वार सही है, IVRI मुक्तेश्वर सही है, BEL उत्तरकाशी ये सुमेलित नहीं है, सी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है। तो सहकारिता विकास परियोजना में जो सहकारिता विभाग है वो सहकारिता, दुग्ध विकास, बकरी वहीं भेड़ पालन को प्रोत्साहित करता है, लेकिन शिक्षा से इसका संबंध नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 था, सभी जानते हैं। अगला, उत्तराखंड किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नोडल विभाग इसमें जो है वो कृषि विभाग है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति जो है उसकी घोषणा कब की गई? 2001 में की गई। अगला प्रश्न, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई। शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, शैक्षिक संस्थानों में नवाचार के व्यवसायीकरण के लिए, महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, ये सभी बिल्कुल ये सही है। और 2023 में काफ़ी नीतियां जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लागू शुरू की हैं, तो इनको आप देखेंगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सेलाकोई सही है, अरोमा पार्क काशीपुर, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली बिल्कुल सही, चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर में नहीं है। लॉजिक भी अगर आप लगाएंगे, क्योंकि उधम सिंह नगर जो है एक मैदानी जनपद है और मैदानों में चाय जो है उत्पादित नहीं होती है, अधिकांशतः चाय फैक्ट्रियाँ पहाड़ी इलाकों में होती हैं, ढालदार भूमि पर।
अगला प्रश्न, भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का अम, उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो नैनीताल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हरिद्वार हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 113, ये पाई चार्ट दिया गया है। 113 से 117 तक पूछे गए प्रश्न नीचे दिए गए वृत्त चित्र पर आधारित हैं, जो एक नगर के विभिन्न वर्गों के वयस्कों के रोजगार को दिखाते हैं। नगर में कुल वयस्कों की संख्या 60,000। तो देखिए इसके सीधे आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न जो है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार करने वालों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो आएगा 45,000 आएगा। बेरोजगार वयस्कों की संख्या कितनी है? 3,000 इसका आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न, यदि नगर की कुल जनसंख्या 2.5 लाख है तो निजी क्षेत्र में रोजगार करने वाले की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2.5 लाख जनसंख्या है तो टोटल जनसंख्या के सापेक्ष पूछ रहा है, तो 7.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न 116वां, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कुल रोजगार वाले व्यक्तियों के सापेक्ष कितना है? तो ये हो जाएगा 5%। अगला प्रश्न, कारपोरेट क्षेत्र में रोजगार करने वाले वयस्कों की संख्या कितनी है? इसका आंसर 9,000 आ रहा है, आप मिला लीजिए। ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं दिए, अच्छा खासा समय भी मिला है इनको हल करने के लिए, तो इनको तो अधिकांशतः बच्चों ने बनाया होगा। अगला प्रश्न जो है 118 से 122 में स्कूटरों के प्रकार और उनके उत्पादन वर्ष दिए गए हैं, उससे प्रश्न पूछे गए हैं। पी प्रकार के स्कूटरों का 2018 में उत्पादन इसके सभी दिए गए वर्षों के कुल उत्पादन का लगभग कितने परसेंट था? तो इसका आंसर 16% आएगा, लगभग है। किन वर्षों के युग में टी प्रकार के स्कूटरों का कुल उत्पादन 3 लाख था? तो इसमें 2018 और 2020 आ जाएगा। अगला प्रश्न 120वां, निम्नलिखित दिए गए वर्षों में से किस एक वर्ष सभी प्रकार के स्कूटरों का कुल उत्पादन न्यूनतम था? तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। कहीं पर अगर मुझसे त्रुटि होगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि इंसान जो है गलतियों का पुतला है। क्योंकि आयोग भी कोई पेपर बनाता है या उसके बाद आंसर की को देने में फाइनल आंसर की के लिए प्रत्यावेदन मांगता है, तो एक प्रत्यावेदन हम भी आपसे मांग लेते हैं। कहीं पर लगता है कोई जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष क्यू प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन कंपनी के स्कूटरों के औसत उत्पादन के सबसे निकटतम रहा है? तो 2016 इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए वर्षों में किस वर्ष एस प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन अधिकतम रहा है? तो ये जो रहा है 2018 में रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में के निम्न में से किस राज्य में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा द्वारा निम्न में से कितने मतों से पारित किया गया? तो विशेष सत्र लोकसभा का इस वर्ष बुलाया गया नए संसद भवन ने, और नए संसद भवन में पारित होने वाला एक प्रथम विधेयक है। इसमें 454 मत पक्ष में और 2 मत जो है विपक्ष में पड़े थे। क्या पता अगली बार पूछ लिया विपक्ष में कितने मत पड़े थे, तो ये 2 विपक्ष में पड़े थे। अगला प्रश्न, भारत द्वारा अपने नागरिकों को निम्न में से किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया? तो इजराइल में, यहाँ हमास का हमला हुआ है और युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, तो यहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय भारत द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न, मैरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण निम्न में से किसके सम्मान में हुआ? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सम्मान में मैरीलैंड अमेरिका में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। हाल ही में 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। उनमें से उत्तराखंड के कितने लोग थे? तो 4 लोग थे उत्तराखंड के। टेलिसमैन सेबर 23 ये क्या है? ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के G20 शेर्पा निम्न में से कौन थे?
तो अमिताभ कांत थे। अगला प्रश्न, नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच में हुआ था? तो मंगोलिया और भारत के बीच में नोमैडिक एलिफेंट नामक संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत कनाडा संबंध निम्न में से किस एक आतंकी की हत्या के कारण कटु हो गए थे? तो खालिस्तानी आतंकवादी जो हरदीप सिंह निज्जर थे, इसकी हत्या हुई थी, तो कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे इसकी हत्या का, जिसके कारण भारत और कनाडा के संबंध हैं वो कटु हो गए थे। अगला प्रश्न, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया? तो इसमें 6 देश जो हैं वो शामिल करने की घोषणा की गई। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, इन 6 देशों को जो है शामिल किया गया। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर का निम्न में से क्या नाम था? तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। निम्न में से किस देश में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया था? तो सूडान से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया गया था। नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2023 का संबंध निम्न में से किस देश में है? करंट अफेयर जो है करंट का भी काफी अच्छा पूछा गया है। तो ईरान से है ये शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राज्य निम्न में से कौन सा है? तो राजस्थान ने सबसे पहले स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित किया। इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है? तो ये धारा 124 है, 124A। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 को निम्न में से किस तिथि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान से 2 प्रश्न यहाँ पर बने हैं, वैसे 3 प्रश्न बन गए हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम भी पूछा गया था। अगला प्रश्न, एरिस निम्न में से किस बीमारी का नया रूपांतरण है? तो कोरोना का नया रूपांतरण। अगला प्रश्न, 140वां डकार घोषणा एक साझा घोषणा पत्र है जिसका संबंध है, इसमें आपको नेट में आप सर्च करेंगे तो ये रोड सेफ्टी से भी संबंधित मिलेगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जलवायु परिवर्तन भी इसका आंसर मिलता है, तो जलवायु परिवर्तन दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से सटीक आंसर है, तो बी ही इसका आंसर होगा। ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? तो ग्रैंड मास्टर जो होते हैं वो शतरंज में होते हैं, आपको पता है ये चैंपियन है ग्रैंड मास्टर। बीमर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट बॉल जब छाती के लेवल पर आती है इसे बीमर कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है कमलजीत संधू है। जनवरी 2023 में शुरू की गई महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहला ICET भारत और निम्न में से किस देश के बीच की साझेदारी है? अमेरिका। सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए? मोहम्मद मुइज्जू। 145वां प्रश्न, 146वां प्रश्न, जर्क शब्द निम्न में से किस एक खेल से संबंधित है? तो जर्क जो है भारोत्तोलन से संबंधित है। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? बैडमिंटन से है। हाल ही में संपन्न जो एशियाई खेल 2023 है, 2023 में भारत में ने निम्न में से किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो ये प्रश्न जो है एशियाई खेलों से संबंधित है। तो प्रश्न यह है कि किस स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल है सबसे ज्यादा भारत ने जीते हैं। काफी बारीक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही का करंट अफेयर है। देखिए इसमें भारत को जो है निशानेबाजी में सर्वाधिक पदक मिले थे। इसमें स्वर्ण पदक 7 स्वर्ण पदक मिले थे और 9 रजत और 6 कांस्य, यानी कि टोटल 22 पदक भारत को निशानेबाजी में एशियन गेम्स में मिले थे। और सर्वाधिक स्वर्ण निशानेबाजी में थे। इसके बाद जो थे एथलेटिक्स में थे। अगर सर्वाधिक पदक कहा जाता तो एथलेटिक्स इसका आंसर होता। सर्वाधिक स्वर्ण जो है वो निशानेबाजी में मिले थे।
अगला प्रश्न, एक पोलो की टीम में कितने सदस्य होते हैं? 4। इलेक्ट्रा गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? महात्मा गांधी रहे थे बेलगाम अधिवेशन में एक ही बार, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ है? ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम का मुख्यालय स्थित था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? तो इसको बंगाल ने स्वीकार नहीं किया था। दिए गए ऑप्शंस में बाकी लोगों ने जो है वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था, लेकिन बंगाल इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों का खुद शासन था। निम्न में से भारत के किस भारतीय खेल महारथी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय आइकन जो है हाल ही में सचिन तेंदुलकर को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता? स्पेन ने जीता। अगला प्रश्न, सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किस में से था? तो ये अकाल से संबंधित था। किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन या ब्लैकमेल कहा? लेनिन ने। मुगल काल में मुजाहिरीन शब्द का प्रयोग किस के लिए किया जाता था? ये कृषकों के लिए किया जाता था। निम्न में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? फिरोजशाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? तो शेख फरीदुद्दीन की जो दरगाह है वो पाकिस्तान में है। सजदा और पाबोस की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? ये बलबन ने की थी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत रिहला किस भाषा में लिखा? ये अरबी भाषा का यात्रा वृत्तांत है। तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोगली पुत्तिस। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का था? ये सातवाहन वंश का था। मिलिंद पन्हों की रचना किसके द्वारा की गई थी? नागसेन। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था और अखंडता भी साथ में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के जो सभी सदस्य होते हैं, चाहे नॉमिनेटेड हों चाहे निर्वाचित हों इलेक्टेड हों, दोनों ही सम्मिलित होते हैं। निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 3। निम्न में से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? देखिए, संसदीय विशेषाधिकार जो है संसद के सदस्यों को तो होता ही है, लेकिन संसद जो होती है राष्ट्रपति और जो संसद के दोनों सदन हैं उनको मिलके बनती है, तो संसदीय विशेषाधिकार उनको ही मिलने चाहिए। तो भारत के महान्यायवादी इसका आंसर होना चाहिए डी। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के निम्न में से कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में जो होते हैं टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? आर्टिकल 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। निम्न में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है? तो राज्य के राज्यपाल जो है राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद का मूल कर्तव्यों से संबंध है? तो आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51A
निम्नलिखित में से किसको यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, चोल इसमें सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? तो ये आर्टिकल 44 है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अनुसार राज्य समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो ये 2019 में पारित किया गया था। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों का निर्णय करता है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय करता है। 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो योजना आयोग को इसने प्रतिस्थापित किया था, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट के नाम से जाना जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो आर्टिकल 112 के तहत बजट प्रस्तुत किया जाता है। निम्न में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? तो 12 लोगों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 निम्न में से किससे संबंधित है? ये वित्त आयोग से संबंधित है। जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये किस अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है? तो सामाजिक हित याचिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उम्र के समूह के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 और यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो ये 6 से 14 वर्षों के लिए शिक्षा का अधिकार में प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन लागू किए गए? तो दोनों जो है 24 अप्रैल को जो है 73वां और जून में 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था 1993 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRD व PR निम्न में से किस स्थान पर हैदराबाद में है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है? तो ये भाग 9 में की गई है और 9 में की गई है नगरीय स्वशासन के। निम्न में से किस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था उस दिन से ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का पुनर्नामित नाम निम्न में से क्या है? तो इसका डे NRLM इसे कहा जाता है, डे NRLM। ये हमने पढ़ाया भी, योजना वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना। निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो ये DT लकड़ावाला समिति ने दिया था 1993 में। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी मुद्रा संबंधित है। तो ये गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उपक्रमों को वित्त और पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाती है ये योजना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और आयातों को कम करना। अगला प्रश्न, पुनर्नामित यानी कि रिनेम्ड किसको कर दिया है इस अधिनियम को? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1955 के नाम से इसको अब जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया? तो 2016 में बौद्धिक संपदा का अधिकार जो है वो पारित किया गया था। ये 200 प्रश्न हमने हल करने का प्रयास यहाँ पर किया है। उम्मीद करते हैं आपने पूरी वीडियो देखी होगी और उसके बाद भी अगर आपको किसी वीडियो में लगता है कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रश्न में अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय हमें लिख सकते हैं। बाकी इसका PDF जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जिसको आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी एक मैसेज मुझे आ रहा था कट ऑफ के लिए, तो कट ऑफ जो है इसकी लगभग 230 तो जानी ही चाहिए, 230 के आसपास की कट ऑफ रहनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी उससे ऊपर ही जाएगी क्योंकि पेपर ठीक था।
उम्मीद करते हैं आपकी आर ओ ए आर ओ की तैयारी अच्छी चल रही होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।